तो ये है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10th का लेक्चर 2 है इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए एंड देन फिर इस लेक्चर पे प्रोसीड कीजिए। तो थोड़ा पहले से रिवाइज कर लेते हैं कि पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पहले लेक्चर में हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा था। चार्ज के बारे में क्या पढ़ा था? तो चार्ज होता क्या ये पढ़ा था हमने। एक बार रिवाइज करा देता हूं। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखाई थी द कंबाइंड प्रॉपर्टी of electrons and protons due to which an electric force arises between them. देखिए यहां पे मैंने समझाया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स अराइज हो जाता है। वो फोर्स जो है अट्रैक्टिव भी हो सकता है, मे बी वो रिपल्सिव भी हो सकता है। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने इसकी एसआई यूनिट की बात की थी। चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है भाई, वो होता है कूलम। एसआई यूनिट क्या होता है इसका, कूलम, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज डिनोटेड बाई, सिंबल क्या है इसका डिनोट करने का, सी, कैपिटल सी से इसको डिनोट किया जाता है इस तरीके से। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए। अब एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी electrons are there in 1 coulomb of charge। तो यहां पे सवाल पूछा है कि 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप एक बार इसको ट्राई कीजिए, फिर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं। तो ठीक है, हम लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था कल। क्या पढ़ा था कल हम लोगों ने? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था। जहां पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था? Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 कूलम। चार्ज कितना है भाई, 1 कूलम। ठीक है भाई, N की वैल्यू हम लोग को निकालनी है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, मैंने कल आपको बताया था, पहले लेक्चर में आपको बताया था ना, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, बताओ जल्दी से सोच के बताओ। ये होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ऑल्दो इसके साथ भी नेगेटिव साइन आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव नेचर का है, बट यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें तो क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने। तो वो तो एक नंबर है, तो वो तो पॉजिटिव ही होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे हम पुट करेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हम इधर लेके आएंगे तो वो इधर आ जाएगा डिवाइड में, इसके नीचे 1.6 इंटू 10 टू द पावर इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरीके से लिख दिया। तब हम 10 टू द पावर -19 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लॉ ऑफ विंडीज में आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ा था, ये पहले चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से 10 टू द पावर 19 अपॉन 1.6 हो जाएगा, इज इक्वल टू n इज इक्वल टू इतना हो गया। ठीक है भाई, लेकिन तब आप इसे, ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर 19, ऐसा लिख सकते हो आप। ठीक है, लेकिन तब आप इसको पॉइंट को यहाँ से हटाते हो तो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 टू द पावर 19 अपॉन 16, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो फिर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ से एक जीरो कम कर दो तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर 18 अपॉन 16। देन तब आप इसको सॉल्व करते हो तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार का आता है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रही है? कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक कूलम चार्ज के अंदर?
6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम चार्ज के अंदर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, नोट बना के आप लिख सकते हो, या फिर हैशटैग लगा के कुछ भी, ये आपको चीज़ याद रखनी है। 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज कंसिस्ट ऑफ 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। आप इसको नोट कीजिए एंड फर्दर फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। करते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में। किसके बारे में? कंडक्टर्स, हेडिंग लगाइए कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। वैसे तो टॉपिक आपको बचपन से ही पता है, 6th क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिया था इसे, है ना, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा। बट यहाँ पे हम एक ऐसा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं भाई? कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंस, कंडक्टर्स आर दो substances which allows electricity to flow through them. एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका आयरन, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, है ना। तो कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं, किसके लिए? अपने अंदर से फ्लो होने के लिए। विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू दैम, ठीक है। अगर उनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो कंडक्टर्स होंगे, नहीं हो रही है तो क्या कहलाएंगे? इंसुलेटर्स कहलाएंगे। तो इंसुलेटर्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इंसुलेटर्स आर those substances which do not allow electricity to flow through them, ठीक है। तो इस तरीके के सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते फ्लो होने के लिए, तो वो कौन से कहलाते हैं? वो इंसुलेटर कहलाते हैं। एग्जांपल के लिए बात करें तो पेपर, रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा, ठीक है। ड्राई वुड, भाई लकड़ी गीली होगी तो उसमें से करंट फ्लो कर जाएगा, लेकिन ड्राई होगी तो करंट फ्लो नहीं करेगा, प्लास्टिक एक्सेट्रा। तो ये सब क्या कहलाएंगे? इंसुलेटर कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारा मेन मोटिव ये नहीं था कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर की डेफिनेशन पढ़ लें, उसको समझ लें, नहीं। हमारा मेन मोटिव ये था कि आखिर कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करते हैं, और बल्कि इंसुलेटर जो होते हैं वो नहीं करते हैं। तो इसका रीजन क्या है? व्हाई कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू दैम। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो इसका आंसर जो आप लोग को लिखना है, नोट बना के लिखना है। Conductors have presence of free electrons, due to which they conduct electricity. While insulators does not have free electrons to conduct electricity.
तो यहां पे देखो बात क्या लिखी हुई है, यहां पे लिखा हुआ है कि कंडक्टर्स जो होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, मेटल हो या फिर आयरन हो, कोई भी हो, कोई भी चीज ऑब्जेक्ट हो, उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाते हैं, जो कंडक्टर होता है, ठीक है। वाइल इंसुलेटर्स जो होते हैं उनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, दैट्स वाई वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड व्हाई कंडक्टर्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम। सो गाइज आई होप यू गॉट इट, ओके, सो नोट इट डाउन, देन वी विल मूव फर्दर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आखिर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, कौन सी वाला है भाई, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे एक पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, एंड आई विल टेक दिस पॉइंट बी एज एट इंफिनिटी। Why I am taking this point as infinity? Because this point at infinity is the farthest point. No other point can be farthest than it. ठीक है, तो जो infinity पे मैं ले रहा हूं ये सबसे farthest, सबसे दूर होगा, इससे कोई और दूर पॉइंट हो नहीं सकता है। That's why I am taking this B point at infinity. Okay? तो यहां पे काफी मोटा सा लड़का है, ठीक है, हाँ यहाँ पे काफी मोटा सा लड़का है, हेमंत, ठीक है, जिसका नाम क्या है भाई, जिसका नाम है हेमंत, हेमंत, फैटी बॉय, ओके। एंड ये बी पॉइंट है इंफिनिटी पे, कहां पे, इंफिनिटी पे, इंफिनिटी, और यहां पे कुछ क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो हेमंत को क्या करना है, इस बी पॉइंट से, इस बी पॉइंट से ए पॉइंट तक इस चार्ज को लेके आना है, इस बी पॉइंट से ए पॉइंट तक क्या करना है, इस चार्ज को लेके आना है। जब हेमंत इस चार्ज को लेके आएगा तो कुछ ताकत लगाएगा, है ना, कुछ एनर्जी कंज्यूम होगी कि यहां से भाई यहां तक लगाए, कुछ तो एनर्जी कंजप्शन होगा उसका, एंड वर्क डन भी होगा। वर्क डन क्यों होगा, क्योंकि इस चार्ज का कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगा और इस चार्ज पे कुछ ना कुछ फोर्स भी लग रही होगी। तो हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था कि वर्क डन जो होता है, जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F.S, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं वर्क डन को, और इसका फॉर्मूला होता है F.S, ठीक है। तो यहां पे वर्क डन भी होगा, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में कुछ एनर्जी भी कंज्यूम होगी, क्या होगी, कुछ एनर्जी भी कंज्यूम होगी, क्या होगी, कंज्यूम। बट हमने क्लास 9th के अंदर एक और चीज पढ़ी थी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। हमने क्या पढ़ा था कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी कंजप्शन हुआ, जो एनर्जी कंज्यूम हुई, तो वो आखिर एनर्जी गई कहाँ, हेमंत ने जो एनर्जी खर्च की वो एनर्जी गई कहाँ भाई, यहां से यहां तक लेके आए इस चार्ज को, तो वो एनर्जी गई कहाँ, तो यहां से यहां तक चार्ज लाने में जो एनर्जी है वो इस चार्ज के अंदर इकट्ठी हो गई, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इस चार्ज के अंदर इकट्ठी हो गई। बात समझ में आ रही है, कंसेप्ट सब इतना सा है कि इन्फिनिटी से हम चार्ज को लेके आए, एनर्जी कंज्यूम हुई कुछ, और एनर्जी कहाँ गई, एनर्जी जो इस पॉइंट पे स्टोर हो गई इस चार्ज के अंदर, और वो जो एनर्जी स्टोर हुई इस चार्ज के अंदर इस पॉइंट पर, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होगी, ठीक है। तो यहां पे आप डेफिनेशन में क्या लिखोगे, वर्क डन, वर्क डन by moving a charge from infinity, work done by moving a charge from infinity to the other point is equal to the electric potential, is equal to the electric potential, is equal to the electric potential। तो देखो यहां से बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने में इस चार्ज के अंदर
कुछ वर्क डन हुआ, ठीक है, इस चार्ज को हम यहाँ से यहाँ लेके आए, कुछ वर्क डन हुआ, और इस पॉइंट पे जो एनर्जी स्टोर्ड हो गई इस चार्ज के अंदर उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होगी। तो देखो वैसे तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट होती है इसकी, वो होती है वोल्ट। क्या होती है इसकी SI यूनिट? SI यूनिट होती है इसकी वोल्ट, और जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है वर्क डन इज इक्वल टू, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये होगा वर्क डन अपॉन वर्क डन, मैं इंग्लिश में ही लिख देता हूँ पहले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, वर्क डन इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भाई V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन को W से और चार्ज को Q से, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया जो हम लोगों को याद रखना है। बात समझ में आ रही है? तो इसको नोट कीजिए, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कीजिए इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो इस बार भी कुछ केस ऐसा ही है। इस बार क्या है कि B पॉइंट से A पॉइंट तक हेमंत चार्ज लेके आ गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर मैंने बोला कि दोबारा चार्ज लेके जाओ यहां से वापस, है ना। हेमंत गया और वापस चार्ज को उधर ही ले गया। कहां पे ले गया? B पॉइंट पे ले गया। लेट सपोज हाँ, इस तरीके से B पॉइंट पे वापस हेमंत क्या किया, चार्ज को ले गया। तो यार हेमंत B पॉइंट पे चार्ज को लेके गया तो वापस जाने में यार वो काफी थक चुका होगा। ऑब्वियस है, कुछ ना कुछ तो थक जाएगा। A पॉइंट से पहले B पे गया, सॉरी B से A पे चार्ज लेके आया, फिर A से दोबारा B पे गया है चार्ज को लेके, एंड फिर B पॉइंट से मैंने इसको फिर से चार्ज लाने के लिए बोल दिया। क्या हेमंत के अंदर अब इतनी ताकत बचेगी कि वो वापस A पॉइंट तक चार्ज को ला पाए? ऑब्वियस है नहीं बचेगी, थक चुका है भाई। लेट सपोज अब इस बार वो किसी B पॉइंट तक ही चार्ज को ला पाता है, इस B पॉइंट तक ही ला पाता है, A पॉइंट तक नहीं ला पाता है क्योंकि वो थक चुका है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा A पॉइंट पर, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट A विल बी वर्क डन बाई A अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। लेट सपोज यहाँ पे कैपिटल Q कर लेते हैं इस बार, इस Q को चार्ज मूव हुआ है, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या B पॉइंट पे सेम होगा पोटेंशियल एट A के इक्वल? नहीं। क्यों होगा भाई? यहाँ पे क्योंकि वर्क डन अलग हो रहा है, यहाँ पे चार्ज तो सेम मूव हुआ है लेकिन वर्क डन अलग हो रहा है क्योंकि फोर्स अलग अलग ही है। हो सकता है डिस्प्लेसमेंट भी अलग हुआ है भाई, डिस्प्लेसमेंट तो ऑब्वियस अलग हुआ है। ये पहले इतना चला है यहाँ से यहाँ तक, अब इतना ही चला है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे B पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एट B विल बी इक्वल टू वर्क डन B बाई B अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव दैट इज इक्वल टू Q। तो जो बेसिकली इन दोनों पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एज द डिफरेंस between the difference in electric potential the difference in electric potential between these points is defined as electric potential difference, is defined as electric potential
पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इन दोनों पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि इन दोनों पॉइंट के जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, डिफरेंस क्या होता है आखिर हम बात समझते हैं। अब बचपन में आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे इस तरीके की, फाइंड डिफरेंस बिटवीन 10 and 7। अगर 10 और 7 के बीच का डिफरेंस पूछा है तो हम सिंपली क्या करते थे, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्सट्रैक्ट कर देते थे और वो 3 के इक्वल आ जाता था। अब 10 - 7 करेंगे वो 3 के इक्वल आएगा, ऑब्वियस है। या फिर मैंने बोल दिया फाइंड डिफरेंस बिटवीन 20 and 25, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 25 - 20 कर देंगे, वो 5 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 3 आया, यहाँ पे डिफरेंस 5 आया, तो इसी को हम क्या बुलाते हैं, डिफरेंस बुलाते हैं। तो एक और कंसेप्ट जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा हायर क्लासेस का कंसेप्ट है बट फिर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि भाई जो भी चीज फ्लो करती है वो किसी ना किसी डिफरेंस की वजह से ही फ्लो करती है। इवन इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो ये भी किसी ना किसी डिफरेंस की वजह से ही फ्लो करती है। जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वो करती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करती है। किसकी वजह से फ्लो करती है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करती है। अब सिमिलरली इस बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक टंकी है, क्या है, पानी की टंकी है, ठीक है, ये एक पानी की टंकी है एंड इससे ये दूसरी पानी की टंकी कनेक्टेड है, दूसरी पानी की टंकी कनेक्टेड है और इसमें यहां से इसको पानी आ रहा है, ठीक है, पानी आ रहा है ये। तो लेट सपोज ये टंकी जब तक, लेट सपोज ये इतनी फिल हो गई, इतनी फिल हो गई, इतनी फिल हो गई और ये वाली केवल इतनी ही फिल हो पाई। बात समझ में आ रही है, ये वाली तो इतनी फिल हो गई और ये वाली इतनी ही फ्लो हो पाई। तो यहां से क्या होगा, यहां पे हायर पोटेंशियल है, यहां पे क्या है, हायर पोटेंशियल है, यहां पे लोअर पोटेंशियल है। तो जब तक ये पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहां पे एक वाटर का डिफरेंस है, क्या है यहां पे, इन दोनों के बीच में एक वाटर डिफरेंस है, वाटर डिफरेंस है। और जब तक ये वाटर डिफरेंस इक्वल नहीं हो जाएगा, ये वाटर इधर से इधर फ्लो करता रहेगा, क्योंकि अब यहां पे ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, ये थोड़ा डिटेल्ड में आपको समझ नहीं आ रही होंगी, बट जो कंसेप्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि यहां पे पानी ज्यादा था, दैट्स वाई जब तक इक्वल नहीं हो जाएगा ये पानी फ्लो करता रहेगा। तो सिमिलरली जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वो फ्लो करती है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। इसको नोट कर लीजिए एंड यहां पे आपको एक नोट लिखना है, फिर नोट लिखना है यहां पे आपको, नोट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो या फिर फ्लोज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, अगर आपको कोई पूछेगा तो किस वजह से फ्लो करती है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करती है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की मैं मेन डेफिनेशन लिखवाता हूं। द पोटेंशियल डिफरेंस लिखिए, द potential difference between 2 points, the potential difference between 2 points in an electric circuit, is defined as amount of work done in bringing a charge The potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as amount of work done in bringing a charge from one point to the other point.
फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट टू द अदर पॉइंट। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर आपको मैं समझाता हूं। तो यहां पे बताया गया है जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इस तरीके से डिफाइंड किया जाता है कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, तो बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने में, या फिर बी पॉइंट से मैं ए पॉइंट तक चार्ज को लाना चाहता हूं, तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, तो जो वर्क डन आएगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। या फिर मैंने आपको दूसरा तरीका क्या समझाया था कि यहां से मैं आपको एक बार आपको दोबारा से रिकैप करा देता हूं कि मैंने क्या बताया था। मैंने बताया कि बी पॉइंट से ए पॉइंट पर हेमंत चार्ज को लेके आए। हेमंत फैटी बॉय है तो जल्दी थक जाता है, ठीक है। फिर मैंने इसको बोला कि ए पॉइंट से वापस बी पॉइंट पे चार्ज को लेके जाओ, ठीक है। ये फिर लेके गया, फिर इतना थक चुका था हेमंत कि वापस ए पॉइंट तक चार्ज को नहीं ला पाया, वो केवल इस बी पॉइंट तक ही ला पाया। तो यहां पे अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और बी पॉइंट पे अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, और तो जो इन दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। लेट सपोज यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10 था और यहां पे 7 था, है ना। तो इनके बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 10 - 7 = 3। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 10 - 7। कैसे निकाला भाई हम लोगों ने निकाला पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू W वर्क डन बाई ए अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव माइनस वर्क डन बाई बी अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि हम लोगों ने इस तरीके से ये फाइंड किया, ठीक है। एंड मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया पोटेंशियल का, क्या बताया, वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव V = W/Q। इसको आपको याद रखना है। फिर अगले लेक्चर में हम कुछ इस पे बेस्ड MCQ भी प्रैक्टिस करेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अगला लेक्चर जो होगा प्योरली क्वेश्चन पे बेस्ड होगा। देन उसके अगले लेक्चर में हम ओम्स लॉ वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल साइड ऑफ सक्सेस को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, एंड वीडियो को भी लाइक कीजिए।